हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द कन्वर्जेंस स्टैंडर्ड ऑफ IFRS. Indian IAS are the documents and the policies that provide principle for the recognition, measurement, and the treatment, presentation, and disclosure of the accounting transaction in the IND AS फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंडिया के में अलग से एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया गया, जो कि टोटली इन्फ्लुएंस है किसके थ्रू? IFRS के थ्रू। IFRS के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया है और उसको इंडिया की सारी कंपनीज फॉलो करती हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट will provide principle on the criteria on the basis of the PEE is recognized, what all the cost will from the part of the PEE, how to treat those costs and how to present PEE in the financial statement and relevant disclosures. The Indian accounting standard are prepared keeping IFRS in mind. In actual, these are the IFRS in the converged form. There are 41 Indian accounting standard notified till now. तो जिस तरीके से आप देखोगे एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, ये पूरा का पूरा फॉलो करता है IFRS को। और टोटल हमारे पास इस समय 41 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो डिज़ाइन किया है वो टोटल 41 है। और यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाया भी गया है, जैसे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में जो PEE है, जहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की जो वैल्यूएशन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं, वही सेम बेसिस है जो IFRS हमें बताता है। तो IFRS को ही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है और उसी हिसाब से अपने स्टैंडर्ड को डिज़ाइन करता है। The objective of Indian accounting standard. Before introduction of Indian AS, financial statements were prepared on the basis of accounting standard, which was not in the line with the standard and the principal applicability ग्लोबल IFRS। तो पहले जब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था, जिसको हम IND AS कहते हैं, तो उसके पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंडिया में अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता था। तो लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के संग प्रॉब्लम क्या था, वो पूरी तरीके से IFRS को फॉलो नहीं करता था। तो उसको रिप्लेस करके अब इंडिया में IFRS के अकॉर्डिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिज़ाइन कर दिया गया है। और अब सारी जो भी हमारे अकाउंटिंग फर्म्स हैं, जो भी हमारे बिजनेस यूनिट्स हैं, वो सब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। और कहीं ना कहीं ये फॉलो करने की वजह से वो IFRS को भी फॉलो कर जाती हैं, क्योंकि सारे जो गाइडलाइंस हैं वो हमें IFRS से ही मिलते हैं। Due to this, investors were not able to assess the compare the financial position of the Indian companies with the other global companies. जब इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज़ किया जाता था, हमारे पास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हुआ करते थे वो हमारी कंट्रीज़ के फाइनेंशियल अकाउंट्स को समझ नहीं पाते थे, जिसके वजह से वो ग्लोबल कंपनीज से हमारे अकाउंटिंग मतलब हमारे ग्लोबल कंपनीज से हमारी कंपनीज को कंपेयर नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से IFRS को हम लोग फॉलो करना शुरू किए हैं और हमने अपना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है, तब से ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी हमारे कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। द ऑर्डर टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिफॉर्म, द AS was introduced, which are converged from the IFRS. Moreover, introduction of the AS will the
will bring the consistency in accounting practices and principle followed by the companies in India and other companies across the world, leading enhanced accessibility and acceptability of the financial statement by the global investor. तो आईएफआरएस को फॉलो करने से, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने से बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया को मिला। क्यों? क्योंकि जो भी ग्लोबल कंट्रीज, जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हुआ करते थे, अब उनको इंडियंस के बैलेंस शीट को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अब हम लोग आईएफआरएस को फॉलो कर रहे हैं, जो कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करता है, ग्लोबल लैंग्वेज है अकाउंटिंग का। तो बहुत सारा फ़ायदा मिला इंडिया को आईएफआरएस फॉलो करने का। वाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? The IND-AS has many benefits, some of which are the discussed below. देखते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वाइडली एक्सेप्टेबिलिटी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द converges from the IFRS, which are widely acceptability and will give confidence to the user of the financial statement। जैसा कि IFRS के थ्रू ही बनाया गया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके वजह से इसको सारी ही कंपनीज एक्सेप्ट करती हैं और इससे इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूज़र्स हैं उनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि उनको अलग से कोई फिर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिज़ाइन नहीं करना पड़ता है जो ग्लोबली जो उनको शो करना है। एक उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके जो भी अकाउंटिंग उन्होंने कर दिया, जो भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट उसी पर्टिकुलर तरीके से बना दिया और वो आईएफआरएस के अकॉर्डिंग है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वही सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्लोबली भी यूज़ किया जा सकता है। कंपेरेटिबिलिटी ऑफ financial statement prepares using the Indian accounting standards are easily comparable with the financial statement prepared by companies of the other countries। तो जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, मतलब मैक्सिमम कंट्रीज़ ही आईएफआरएस को फॉलो करती हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडियन कंपनीज अपने अकाउंट्स को बनाती हैं, ऑटोमेटिक वो लिंक कर जाती हैं आईएफआरएस को, और ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो भी आईएफआरएस को फॉलो करती हैं। तो उससे ईज़िली हम कंपेयर कर सकते हैं एक कंट्री का मतलब इंडिया का फाइनेंशियल अकाउंटिंग दूसरे कंट्री के फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। Change in the standard as per economic situation. Principle of Indian accounting standard are revised, modified in the case there are any major changes in the economy. Indian accounting standard 29, the financial reporting and the hyperinflationary economic, which deals with the situation related to the inflation। तो अब तो ये तो कंफर्म है कि हम आईएफआरएस को फॉलो करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये भी है कि हम अपने इकोनॉमी के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस भी कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा खुद का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो उसमें हम अपने कंट्री में जो इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर लेते हैं। तो ये भी हमें एक फ़ायदा देता है, क्योंकि हम अपने कंट्री के हिसाब से उसमें चेंजेस ईज़िली कर सकते हैं। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, adopting the Indian accounting standard will attract foreign investor to invest in the Indian companies, as that will ensure the better comparability and similar companies across the globe। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि आईएफआरएस जो है ये ग्लोबल लैंग्वेज है और उसको इंडिया एक तरीके से फॉलो करता है अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो उसके वजह से हमारी जो कंपनीज़ अकाउंटिंग अपना क्रिएट करती हैं वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं, और कहीं ना कहीं वो ग्लोबली कनेक्ट हो जाती हैं आईएफआरएस से भी। और उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास ढेर सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्रीज़ को, हमारी कंपनीज़ को मिल जाते हैं। Save financial statement preparation cost for the multinational companies. It will be benefited as it will be able to use the same accounting standard as all the market
in which they operate. This will save the preparation cost of the aligning financial statement of the Indian companies and other operation. तो जो फॉरेन कंट्रीज़ इंडिया में वर्क कर रही हैं उनको भी दिक्कत नहीं होती हैं, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब आईएफआरएस को वो फॉलो कर रहे हैं, सेम आईएफआरएस को हम भी फॉलो कर रहे हैं, तो उनका अलग से अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं लगता उसको बनाने में। जैसे वहाँ पे वो अपनी कंट्री में करते हैं उसी तरीके से हमारी कंट्री में भी करते हैं, तो उनके लिए ये ईजी हो जाता है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल इन द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ द कंपनी आर डिस्कस बिलो। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द financial year 2015 to 16. For the financial year 18-19 following is the limit for the companies required to allow to follow the Indian accounting standard. Companies whose equity or debt securities are listed or in the process of being listed on any stock exchange in the India or outside. तो वो कंट्रीज वो कंपनीज जिसका डेप्ट इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विटी लिस्टेड होने के प्रोसेस में है या फिर लिस्टेड हो चुका है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में या फिर इंडिया के बाहर, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर। अनलिस्टेड कंपनी अगर कोई है तो उसका अगर नेट वर्थ 250 करोड़ हो या फिर उससे ज़्यादा हो तो उनको भी ये फॉलो करना पड़ता है। होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज कवर इन द पॉइंट 1 और 2। तो 1 और 2 ऊपर की जो 1 और 2 पॉइंट्स हैं, अगर उसमें कोई होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी अगर इन चीज़ों को अचीव कर रही हैं तो उनको भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में बात कर लेते हैं। 2018-19 नॉन NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर। तो कोई भी NBFC अगर उसका नेटवर्क 500 करोड़ उससे ज़्यादा उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएटेड कंपनीज कवर्ड इन दिस। तो इसमें क्या है, जो भी उनकी होल्डिंग कंपनीज है, जॉइंट वेंचर्स हैं, एसोसिएट कंपनीज, उसको भी इसमें कवर किया जाता है। और 2019-20 में इसके जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से क्या है, NBFC whose equity of the debt security are listed or in the process of listing and on any stock exchange in India or outside the India having net worth of less than 50 करोड़। तो मतलब 50 करोड़ रुपए तक का अगर नेट वर्थ उनका है तो उस हिसाब से अगर उनकी कंपनी लिस्टिंग है इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर या फिर प्रोसेस है लिस्टिंग होने वाली हैं तो उनको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है। NBFC are unlisted companies having the net worth of 250 करोड़ और मोर बट लेस देन 500 करोड़। तो 250 करोड़ से ज़्यादा है अगर किसी का नेटवर्थ, तो उस कंपनी को भी NBFC में है तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएटेड कंपनीज कवर्ड अंडर द पॉइंट 1 और 2। और उसके अलावा जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट कंपनीज़ हैं वो सब भी अगर पॉइंट 1 पॉइंट 2 में आती हैं तो उसको भी ये सब फॉलो करना पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। वॉलेंट्री एप्लीकेबल, और इसके अलावा कंपनीज में वॉलेंट्री अप्लाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब कंपनी जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आती उनके लिए वॉलेंट्री ऑप्शन है कि वो इसको चूज़ कर भी सकती, नहीं भी कर सकती। रिक्वायरमेंट टू एज फॉलोज, कॉर्पोरेट एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द स्टैंडर्ड अकाउंटिंग while preparing its financial statement as per section 129 of the Companies Act 2013। तो 2013 का कंपनीज एक्ट सेक्शन 129 बोलता है कि जो भी कंपनीज इसमें रजिस्टर्ड है उनको ये सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। In case of conflict between the acts and the Indian accounting standard, in the case any conflict between the provision of any applicable act and Indian accounting standard, the previous of the act shall be prevailing to the extent। तो अगर मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कंडीशन में जो प्रीवियस एक्ट जो बोल रहा है उसको उनको फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।